नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर है कांग्रेस के वचन पत्र यानी घोषणा पत्र की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बड़ी बड़ी वादों की झड़ी लगी हुई है। वहीं दूसरी खबर है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 24 अगस्त 2023 को की गई थी। वहीं अब इस समारोह को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। तीसरी खबर गोरखपुर से है, जहां हनी ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है। चौथी खबर वाराणसी से है, जहां टाउन हॉल स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई है। काशी में भी ऐसा पहली बार हुआ है। आयोजकों का कहना है कि स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। पीएम सीएम स्वच्छता के साथ ही सनातन का प्रचार कर रहे हैं। चौथी खबर इजराइल को लेकर है, जहां इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल यानी बुधवार को इजराइल जा सकते हैं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया। इस मौके पर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी है। 1 साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु और 1290 वचन है। 7 वर्गों के लिए अलग पत्र बनाया गया है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई है। खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारी कर्ज माफी की है, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले। और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और ये मैंने बार बार कहा है। तो इस घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का भी वादा किया गया है। इसी के साथ कई अहम बातें की गई है। दिनेश इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। शिवराज सिंह ने भी इस घोषणा पत्र की जानकारी लेने के बाद पलटवार किया है और कहा है कि वो वादे जो हमने नहीं किए थे उससे कई ज्यादा काम भी किए हैं।
आपको बताऊं, जिस तरीके से बात किया है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यानी वचन पत्र जारी किया है और इस वचन पत्र का नारा दिया है कि कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। इसको लेकर बात किया है तो यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहाँ पर जानकारी देते हुए कहा है कि 59 मुख्य बिंदु इसमें शामिल किए, इसमें 250 मुख्य बिंदु और 225 मुख्य बिंदु हैं, उसके बाद 1290 हैं जो इस वचन पत्र में जो बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस वचन पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने यहाँ पर सभी वर्गों के यहाँ पर साधने की बात की है, चाहे महिलाओं का हो, युवाओं का हो, शासकीय कर्मचारियों का हो और खेल प्रतिभाओं का हो, उद्योगपतियों का हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई यहाँ पर कांग्रेस ने जो है यहाँ पर कोई माइनस पॉइंट नहीं छोड़ा है। सभी विषयों को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर वचन पत्र को यहाँ पर जारी किया है। तो कांग्रेस लगातार जिस हिसाब से तैयारी कर रही थी, अपनी तैयारी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पूरी सक्रिय देखी जाती है, जिसको लेकर उनको लग रहा है कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था सरकार उनकी बन गई थी। हालांकि 2020 चुनाव जो 2021 में सरकार गिर गई थी उस तरह उनको लग रहा है कि माहौल जो है लगातार कांग्रेस के पक्ष में देखा जा रहा है, जिसको लेकर ही कांग्रेस ने पूरी तरह यहाँ पर तैयारी की है और जिस तरीके से ये वचन पत्र जारी किया है उसको देखकर लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल किसी प्रकार की यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, किसी वर्ग को यहाँ पर साधने का नहीं छोड़ना चाहती, हर वर्ग को यहाँ पर साधने के लिए वो यहाँ पर प्रयास कर रही है। महिलाओं की बात करें जिस हिसाब से नारी सम्मान योजना के तहत उन्होंने कहा है कि हम 1500 रुपए महीने हर महिला को यहाँ पर देंगे। इसके साथ बात किया है तो गैस सिलेंडर की यहाँ पर दामों का भी उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जब 1100 के ऊपर यहाँ पर मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर था तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपए में यहाँ पर गैस सिलेंडर करेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके चलते भाजपा यहाँ पर कुछ पीछे थी, लेकिन भाजपा को भी लगा कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आनंद फानंद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये लाडली बहना योजना चालू की, उनको लगा कि कांग्रेस यहाँ पर 1500 रुपए राशि जारी करके महिलाओं को साधने का काम कर रही, तो उन्होंने सोचा कि हम भी यहाँ पर लाडली बहना की शुरुआत करते हैं और 1000 रुपए महीने लाडली बहना की यहाँ पर डाले जा रहे हैं। अभी जो राशि है बढ़ाकर 1250 हो गई है। इसको लेकर हम बात करें तो गैस सिलेंडर पे भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने यू टर्न लिया और रेट जो है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर दोनों पर गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिया है। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की तैयारी है वचन पत्र को लेकर काफी अच्छी तैयारी देखी जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर गौर करें इस घोषणा पत्र में तो किसानों और युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है और किसान युवा जो है कई दिनों से हमने देखा है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लुभावने की कोशिश इस तरीके से की जा रही है क्या दिनेश? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए किसानों को लेकर, किसानों एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर यहाँ पर वचन पत्र में शामिल किया गया, क्योंकि हमने कई बार देखा है जिस हिसाब से अभी देश में किसान आंदोलन हुए थे, कहीं ना कहीं सरकार ने एमएसपी और एमआर जो कानून यहाँ पर बनाए थे उस कानूनों का यहाँ पर जनता विरोध हुआ था। हालांकि उस कानून के विरोध चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कानून भी वापस लिए गए थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने वचन पत्र में जिस हिसाब से कांग्रेस ने कहा है कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल हम यहाँ पर गेहूं खरीदेंगे, साथ ही 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पे हम यहाँ पर धान खरीदेंगे। इस बात की जाए तो 5 पावर तक के बिजली को 50% की छूट देने की यहाँ पर बात कांग्रेस ने की है। साथ ही बात किया है तो लगातार यहाँ पर युवाओं की हम बात करें, युवाओं के लिए कहा, उन्होंने खेल प्रतिभाओं के लिए यहाँ पर कहा है कि मेडल को लेकर उन्होंने बात की है। पत्रकारों को लेकर भी उन्होंने जिस हिसाब से बात की है, सिंचाई के उपयोगों को युवाओं के लिए कई तरह की यहाँ पर जो है वचन पत्र में यहाँ पर बात की है। साथ ही बात बिल्कुल दिनेश, अब देखना होगा कि वचन पत्र में जो वादे किए गए हैं क्या उसका लाभ यहाँ पे चुनाव में मिलता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। गोरखपुर में बड़े व्यवसायी के घर समेत कई प्रतिष्ठानों पर आयकर टीम ने छापा मारा है। टीम कागजात और ब्यौरा खंगाल रही है। छापा पड़ने की खबर से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। घंटाघर की गोपी गली में छापे की कार्रवाई टल रही है। इसके अलावा वाराणसी में नारायण दास सराफा के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की टीम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित आवास पर इनकम टीम के साथ पुलिस टीम भी मौजूद है। आयकर विभाग ने सोमवार को कई अन्य राज्यों में भी छापेमारी की। आदित्य नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या अभी भी छापेमारी जारी है? कब तक छापेमारी चलेगी? क्या जानकारी है आपके पास? सुबह से ही काफी 6-7 बजे के आसपास, आज मंगलवार दिन था इसलिए बहुत भीड़ भाड़ थी नहीं, लेकिन आयकर टीम सुबह ही आके छापेमारी शुरू की। अब करीब करीब वो छापेमारी खत्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत पूछताछ बाकी रह गई है जो अभी थोड़ी देर में हो सकती है खत्म हो जाए। जी, अभी भी छापेमारी चल रही है। कितने ऐसे ठिकाने हैं जहां पर टीम मौजूद है और छापेमारी निरंतर जारी है, दुकानों सहित? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 3 जगह एक ही प्रतिष्ठान की 3 दुकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई है। गांधी गली में
गोपी गली में हनी ज्वेलर्स के नाम से एक शॉप है जिसकी 3 प्रतिष्ठित दुकानें हैं। वैसा कि बताया जा रहा है कि इनके बिहार से बहुत बड़े किसी मंत्री का इनके ऊपर हाथ भी है, इसलिए इनके छापामारी जो चल रही है इसमें काफी कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं, लेकिन छापेमारी अभी तक चल रही है। जी, कौन कौन अंदर घर के अंदर मौजूद है और क्या सवालों के जवाब यहाँ पे आईटी को दिए जा रहे, सहयोग किया जा रहा है? जी, पुलिस के ईडी के साथ पुलिस भी पूरी टीम उनके साथ है। लोकल पुलिस जो वहाँ के थाने वो भी उनके साथ कुछ लोग हैं और जांच पड़ताल के तहत पूछताछ बहुत ही विधिवत स्तर पर की जा रही है, कागजों की जांच पड़ताल की जा रही है और अभी बाहर कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी क्या पूछताछ हुई है, क्या क्या कार्रवाई हो रही है, यह सूत्र थोड़ी देर बाद पता चल पाएगी। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन क्या उनके करीबियों को भी निशाना बनाया जा सकता है? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? जी, जैसा कि उनके करीबी जो हैं उनसे उनको निशाना बनाया जाए, क्योंकि कुछ लोग आयकर के विभाग की जब आती ईडी टीम जब कहीं भी छापेमारी करती है तो उनसे संबंधित लोगों से जरूर पूछताछ करती है, कोई ऐसा ना दस्तावेज जो उनके पास हो या कोई कागजात उनके बरामद हो। जी, तो ऐसा कौन सा घपला है जिसको लेकर यहाँ पे आईटी की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए? इसकी जानकारी कैसे यहाँ पे आईटी हो या ईडी की टीम को मिली थी? जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स की जो टीम है, इनकम टैक्स चोरी की वजह से ही ऐसा पता चला है कि छापेमारी शुरू हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 व्यापारी बहुत से पुराने सोने को इधर उधर हेरफेर करते हैं, जो पुराने गोल्ड होते हैं उनको, क्योंकि घंटाघर जो ये क्षेत्र है वहां पर बहुत से ऐसे सोने की खरीद फरोख्त होती है जिसकी बिल नहीं होता है पुराने सोने के। इस सब की चीजों की चोरी की वजह से आज ये छापेमारी बहुत बड़े स्तर पर हुई है। तो क्या आपको जानकारी मिल पा रही है कि किसके निशानदेही पर यह छापेमारी शुरू की गई है? जी, जैसा कि मैं बता दूं कि शिकायत इनकी इनकम टैक्स के थी ही, जो चोरी हो रही थी, इसलिए छापेमारी हुई है। क्या अभी से है या इससे पहले से भी कंप्लेन मिलती आ रही है? जी, कंप्लेन तो हमेशा मिलती रहती है, विभिन्न स्थानों पर ईडी ने पहले भी छापा मारा है। इस बार इनकी कंप्लेन इसलिए इनके ऊपर छापा मारा गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देते तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के टाउन हॉल में दुर्गा पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई है। काशी में ऐसा पहली बार हुआ है। आयोजकों का कहना है कि स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से ये पहल हुई है। पीएम सीएम स्वच्छता के साथ ही सनातन का प्रचार भी कर रहे हैं। सोमवार को सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के महामंत्री तिलकराज मिश्रा ने पंडाल में माता की प्रतिमा के सामने प्रधानमंत्री और काशी के सांसद मोदी के साथ ही सीएम योगी की तस्वीर लगाई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरीके से देश में स्वच्छता का संदेश दिया था, उसी तरीके से काशी के सांसद ने भी बनारस से पूरे देश को स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता के प्रहरी और काशी के सांसद के रूप में उनकी तस्वीर लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर है, इसलिए उनकी भी तस्वीर लगाई गई है। इस बार पंडाल के माध्यम से श्रद्धालुओं को ग्रीन काशी क्लीन काशी का संदेश दिया जा रहा है। हालांकि जब इस पर विवाद हुआ तो फोटो हटा दी गई। फोटो कब लगाई गई थी विकास, और कितने घंटों के अंदर फोटो हटी या कितने दिनों के अंदर? पंडाल में एक फोटो लगाई गई थी जिसमें मोदी और योगी आदित्यनाथ को कार्यकर्ताओं में आपने जो हिंदू तारीफ नहीं कर रहा है कि आप भगवान के पंडाल में आप मोदी और योगी तस्वीरों को लगाएंगे, इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध किया। तो निर्णायक मंडल है जो पूजा समिति के लोगों को कहना था, देखिए पूरा तस्वीर बनाई एक ही उद्देश्य है, जैसे मोदी ने अभियान चलाया इसको लेकर जिला जागरूकता अभियान के तहत तस्वीर लगाई गई, जिसका राजनीति से कोई नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ये मुद्दे उठाए जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद हो गया और एक पक्ष दूसरी पक्ष हिंदू पक्ष भावना कहीं ना कहीं धर्म प्रचारित कर रहे हैं। दूसरा पक्ष यानी भाजपा का उनका कहना साफ साफ तौर पर देखिए इसका श्रेय है मोदी के राजा पूरे देश भर में सत्ता के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जागरूक कर रही है और बताइए कैसे वो जागरूक होकर एक जिम्मेदार
ठीक है विकास, नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है, जहां आलिया भट्ट, कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सनन को फिल्म मिमी के लिए अवार्ड मिला है। वहीं अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए अवार्ड मिला है। सरदार उधम सिंह सीनियर जोसेफ वेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर का अवार्ड फिल्म सरदार उधम सिंह को मिला है। वहीं बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। अपने अब और फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। पुष्पा, Allu Arjun for an intense, charismatic performance of an underdog challenging an entire corrupt system. Iconic role certainly deserves another round of applause. अपने अभिनय से जलता ही नहीं श्री पंकज त्रिपाठी को अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए प्राप्त कर रहे हैं ये पुरस्कार श्री पंकज त्रिपाठी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी उधम के निर्माता राइजिंग सन्स फिल्म्स एंड किनो वर्क्स LLC पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शील कुमार। Sardar Udham, a biographical film chronicling the inspiring life of Sardar Udham Singh, a freedom fighter seeking reprisal of the Jallianwala Bagh massacre, bags National Film Award. Put your hands. फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की विजेता अभिनेत्री कृति सेनन, आपको रजत कमल का सम्मान। The Mimi gets the award for his sensitive performance of the story of a surrogate mother facing social backlash and personal internal conflicts. Beautifully essayed by Kriti Sanan, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई। समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट। Alia Bhatt's versatile performance of an innocent girl trapped in the flesh trade who rises up to become the voice of the woman, Gangubai, underlining the fact that everyone deserves respect no matter what their gender and profession is. सर्वश्रेष्ठ अजीत, अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। अजीत, देखिए आलिया भट्ट, कृति सनन को सबको अवार्ड मिला है, चेहरे पर मुस्कुराहट सबके दिखाई दी। बिल्कुल सुधी, बताना चाहूंगा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान समारोह को आयोजन किया गया था, जिसमें खुद जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमाम विजेताओं को, जो तमाम जो सम्मानित लोग थे उनको पुरस्कार से सम्मानित किया। हालांकि आपको बताना चाहूंगा इस मौके पर जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो जिनके हाथ में है अनुराग ठाकुर, वो भी मौजूद थे। और इस दौरान तमाम नामचीन जो हस्तियां हैं बॉलीवुड जगत की, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से तमाम नामचीन जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा के लिए। वही अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस का, तो जहां एक और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, तो वही दूसरी ओर कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। अगर मैं बात करूं बेस्ट हिंदी फिल्म की, तो सरदार उधम, जिसमें विकी कौशल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनको फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरीके से एक तो बिल्कुल दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तमाम बड़े स्टार जो है पहुंचे थे, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। इजराइल और हमास की जंग का आज 11वां दिन है। अब इजराइल ने समुद्र से भी गाजा पर हमला शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि SAR-6 मिसाइल शिप से हमास की वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में भी कई जगहों पर बमबारी की है।
अल जजीरा के मुताबिक हमले में 70 लोगों की जान चली गई। यह हमला दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और राफाह में हुए। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अटैक किया गया है, जहां की तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल अब जो बाइडेन जाने वाले हैं और ऐसे में जो बाइडेन का बयान निकल के सामने आए, चाहे इजराइल हो चाहे यूक्रेन हो, किसी को कोई भी तकलीफ हम नहीं पहुंचने देंगे, पूरा सहयोग उनको देंगे। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी क्या स्थिति है, चूंकि कल जो बाइडेन जाने वाले ही हैं, किस तरीके से वहां पे ये युद्ध के परिणाम नजर आ रहे हैं? देखिए सोचिए, बिल्कुल इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से लगातार युद्ध जो चल रहा है, तो उसमें जो है जॉन बाइडेन जो है वो खुद जाएंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब किसी प्रकार की कोई करते हो तो उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि इजराइल को चेतावनी जारी की गई थी गाजा संघर्ष की बढ़ाने को प्रति अगुवाई किया गया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जिस तरीके से लगातार इजराइल ने टुक लहजे में कहा है कि गाजा पट्टी में हमेशा एक भी आतंकवादी को जिंदा रहने तक नहीं दिया जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसे जो बाइडेन जा रहे हैं वहाँ पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे तक ऐसी उसको जो है युद्ध को जो है जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार इसमें जो है आमने सामने देखा जा रहा है इजराइल को लेकर और तमाम ऐसे तरीके से बाइडेन वहाँ कल पहुंचेंगे और बाइडेन से जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इससे जो है हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, लेकिन इजराइल की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, लगातार इसमें बयानबाजियां चल रही हैं और कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा जो युद्ध है इसे करने को दिया जाएगा, दो टुक में आतंकवाद को किया जाए। जी बिल्कुल, फिलिस्तीन का सहयोग यहाँ पे ईरान कर रहा है और इसके बाद से फिलिस्तीन अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है नितिन? फिलिस्तीन की बात की जाए तो वो काफी स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस कर रहा है। लगातार इसमें जब हम बारिश होगी और देखा जा रहा है, इसमें तमाम ऐसी चीजों को तो तमाम देखा जाता है कि इसमें इजराइल के मामले को लेकर और इजराइल को लेकर मेरे हिसाब को इसको जो कह दिया है कि आखिरकार इस तरीके से अटैक किया जा रहा है लगातार, और जो लोग हैं काफी फंसे होने की संभावना बताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि पहले से भी लोग फंसे हुए थे, उनमें से साफ यही कह दिया है कि इसमें जो मुस्लिम समुदाय के हैं इजराइल बमबारी को तुरंत रोकने का साफ तौर पर देखा जाता है कि इजराइल की तरफ से भी जो है प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। और इजराइल विदेश मंत्री हुसैन अमरुल्लाह उसके बयान पे भी एक दिन पहले यही कहा था कि इजराइल के खिलाफ कुछ ही घंटों में एक व्यापारिक कार्रवाई संभव भी की जा सकती है। ताजा जानकारी आपके पास क्या है? कितने लोगों का आंकड़ा मरने वालों को बताया जा रहा है, घायलों का आंकड़ा कितना है नितिन? देखिए बिल्कुल, अभी बात की जाए तो मरने वालों की जो आंकड़ा है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अब से जो है कुछ ही ज्यादा जो लोग हैं इसमें मरने की कोशिश की मरे हुए हैं। लेकिन उसमें बता रहे कि 45 की मौत हो चुकी है जंग के अंदर अब तक की, और 3850 लोगों को जो है जान जा चुकी है, और साथ ही 2450 लोग जो है इजराइल के हैं और साथ ही 1400 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इजराइल में 75 साल के अपने इतिहास में 16वीं बड़ी जंग लग रही है। जी बिल्कुल नितिन, स्थिति काफी भयावह है और ऐसे में कल जो बाइडेन पहुंच रहे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ की तरह ही उन्नाव में भी जनता दरबार लगाई गई है। बता दें कि जनता दरबार में डीएम, एसपी, एसडीएम सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं एक एक कर सभी फरियादियों की समस्या सुनी गई। उसी दौरान भूमाफियाओं को लेकर समस्त अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए गए और कहा है कि ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। लखनऊ के तर्ज पर भी जनता दरबार जो है अब गोरखपुर में लगाया गया है। खबर फतेहपुर से है, जहां अचानक मौसम ने करवट ले ली है। बता दें कि देर रात से ही हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की हजारों बीघा धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। इस दौरान किसानों की मांग है कि सरकार सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दे। मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम के पुलिस थाना के पास कार स्टैंड में खड़ी बोलेरो कार में आग लग गई। बता दें दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिस कारण कार पूरी तरीके से जल गई। तो वहीं कार की जली हुई बॉडी को पुलिस थाने में पहुंचाया गया। बता दें कि दर्शनार्थी विंध्याचल धाम में दर्शन के लिए आए थे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।